हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रोशन स्टार स्टडी पॉइंट। आप सभी के लिए मैंने एमसीक्यू की जो सीरीज़ है वो तो अपलोड कर दी है। तो अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चंस की, क्योंकि आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में आप बोल रहे थे कि दी लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाइए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपका जो ये लेक्चर है ये पूरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही निर्भर है, जिसमें हम 1 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी 1 से लेके 5 तक के जो आपके चैप्टर्स हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं आपने सभी चैप्टर कवर कर लिए हैं, आपने एमसीक्यू सीरीज़ भी देख ली है, और आई होप आप लोगों ने मेरे द्वारा कराया गया जो सैम्पल पेपर है जो कि इस साल का है और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने के चांसेस हैं और आपने वो भी देख लिया है। तो अब बारी है एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा था कि लॉन्ग क्वेश्चंस में बनाने के लिए। और ये जो पूरा लेक्चर है उसमें हम 1 से लेकर 5 तक के जो चैप्टर्स थे फिजिकल एजुकेशन में उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं। मैं जो लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ अगर तुम लोग ये भी ध्यान से देख लेते हो तो इसमें भी आपके 50-60 प्लस आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो अगर थ्योरी में बिना कुछ पढ़े या 2 दिन में आपको 50 से 60 के अराउंड मार्क्स लेके आने हैं तो ये लेक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ इनको स्किप मत करना, वरना आपको पता है ये थोड़ा बहुत आपका लॉस हो सकता है। इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। जितने भी क्वेश्चंस होंगे कोशिश करना आप सभी मेरे साथ लास्ट तक बने रहो और एक एक क्वेश्चंस को ऐसे समझ के जा सको कि लास्ट टाइम आप कभी भूलो ही ना इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सैम्पल पेपर से, बुक से, इनफैक्ट सर्च करके सारे जो क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ पे निकाले हैं। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और तो और साथ ही साथ मुझे बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, ताकि मैं उसको कोशिश करूँ कि किसी और तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से, मैं आपको बताती भी जाऊंगी कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से है। तो चैप्टर नंबर 1 से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रतियोगिता आयोजन से पहले समितियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी आप पढ़ चुके हैं कि अलग अलग समितियां होती हैं, कुछ प्रतियोगिता से पहले होती हैं तो कुछ प्रतियोगिता के बाद। इसी प्रकार से क्वेश्चन आया है जो कि इम्पोर्टेंट है कि प्रतियोगिता जब आयोजित होती है तो उससे पहले कौन कौन सी समितियां होती हैं। तो आप जानते हैं आयोजन समिति जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बोलते हैं। इसके अलावा प्रचार समिति जो पब्लिसिटी करती है, आवास और खान पान समिति, सजावट समारोह, यातायात समिति, उपकरण समिति और प्राथमिक चिकित्सा समिति। ये सभी की समिति जो समितियां हैं वो क्या हैं, वो आयोजन से पहले की समितियां हैं। और इन सभी का आप कार्य भी बहुत अच्छे से जान चुकते हैं कि जो आयोजन समिति है वो आयोजित करती है कार्यक्रम को, प्रचार समिति प्रचार करती है जो भी कार्यक्रम है। इसके अलावा जो खान पान समिति है, आवास समिति है, वो खिलाड़ियों को आवास, ये जो व्यवस्था है वो उपलब्ध कराती है, खान पान संबंधी व्यवस्था उपलब्ध कराती है। तो हर एक कमेटी का अपना एक कार्य है और ये सभी की सभी जो कमेटियां, आप लोग ध्यान रखिए कि ये आयोजन से पहले की कमेटी है। आयोजन के बाद भी कुछ कमेटी और आयोजन के बीच में भी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आयोजन के पहले कौन कौन सी कमेटियां होती है। तो ये सभी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको की पॉइंट्स याद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से कि मधुमेह से संबंधित शल भाषण और अर्ध मत्स्येंद्रासन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। देखिए चैप्टर नंबर 3 से तो जितने भी क्वेश्चंस आपको बनेंगे वो सभी इसी प्रकार से आएंगे कि हाइपरटेंशन से संबंधित जो आसन है उनका उल्लेख करें। इसके अलावा डायबिटीज़ से और बहुत सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मोटापा उसमें दिया गया था, उच्च रक्तचाप था, मधुमेह था, इनसे संबंधित ही केवल आपको आसन ही आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं थर्ड चैप्टर से। सबसे पहले क्या करना है, हम एक बार शलभाषण की जो प्रक्रिया है, एक जो आसन होता है मधुमेह में सहायता करता है, उसकी प्रक्रिया समझते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको पेट के बल लेट जाना है। ठीक है, उसके बाद अपनी हथेलियों को जांघों के नीचे, एड़ियों को आसन से जोड़ें। तो अपनी जो हथेलियां हैं उनको जांघों के नीचे रखें और जो एड़ियां हैं आपकी उनको आसन से जोड़ना है। उसके बाद आपको सांस लेते हुए अपने पैरों को यथासंभव ऊपर लेके जाना है। आपको एक लंबी सांस लेनी है और अपने पैरों को ऊपर लेके जाना है। फिर ध्यान रखें कि इस अवस्था में जो थोड़ी है वो जमीन पर टिका रखें, जो आपकी जो ठुड्डी होती है वो ज़मीन पर टिकी रहे। ठीक है, फिर इस अवस्था में कुछ समय सांस लें, मतलब जब आपका पूरा ये पोस्चर बन जाए तो आपको उस अवस्था में सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए अपने पाँव को आपको नीचे उतारना है। इस तरह उसे आप 5 बार करें। तो ये जो है वो है आपका शलभाषण।
फिर दूसरा है आपका अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस आसन की जो प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले आपको नीचे बैठकर दोनों पैरों को सीधा फैला लेना है। आपको नीचे बैठना है, पैरों को सीधा फैला लेना है। उसके बाद आपको दाएं पैर को इस प्रकार मोड़ना है कि बाएं की जो एड़ी है वो बाएं नितंब के पास आ जाए। ठीक है, तो यानी कि आपको अपना दाएं पैर इस तरीके से फोल्ड करना है कि आपके जो एड़ी है वो बाएं पैर का जो नितंब है उसके पास आ जाए। अब बाएं पैर को मोड़ के दाएं घुटने के बाहर रख के आपको खड़ा करें। उसके बाद फिर बाएं घुटने को छाती के पास रखें और दाएं भुजा के ऊपरी भाग के घुटने को श्वास बाहर निकालते हुए दबाएं और बाएं पैर का जो पंजा है वो पकड़ लें। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है बाएं हाथ कमर के पीछे, यानी कि जो आपका बायां हाथ है वो कमर के पीछे होना चाहिए और गर्दन को अधिक से अधिक धड़ को घुमाते हुए बाईं ओर घुमाएं। ठीक है, आपको अपनी गर्दन को अधिक से अधिक धड़ को घुमाते हुए अपनी बाएं ओर घुमाना है। और उसके बाद क्या करना है आपको कि श्वास को सामान्य बनाए रखना है। जो आपकी श्वास है वो सामान्य स्तर पर रहनी चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा गहरी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा लाइट होनी चाहिए, तो मतलब सामान्य रहे। और इसको करते हुए आपको 2 से 3 बार ये आसन कंटिन्यू करना है। इससे आपकी डायबिटीज़ जो है वो उसका खतरा कम हो जाता है और इसीलिए इस जो आसन है वो आपके उसमें लगाया गया है। तो इस प्रकार से शलभासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन की जो प्रक्रिया है वो आप समझ चुके हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है लीग टूर्नामेंट के ऊपर, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक तो फिक्सर, आपका जो फिक्सर वाला क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था कि उसको तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, चाहे वो लीग से हो चाहे वो नॉक से हो। ठीक है, नॉक आउट या लीग आउट। उसके बाद है कि लीग टूर्नामेंट की हानि और लाभों का उल्लेख करना है आपको। जो लीग टूर्नामेंट होता है उसकी हानियों और उसके लाभों का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले हम एक बार लाभ देख लेते हैं। देखिए, जो लीग टूर्नामेंट होता है वो उसमें क्या होता है, जो आकर्षण होता है, जो इंटरेस्ट होता है ना, वो अंत तक बना रहता है। तो पहला आप लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें दर्शकों का जो आकर्षण है वो अंत तक बना रहता है। दूसरा आप बता सकते हैं कि सभी जो टीम होती हैं उनको खेलने का पूरा मौका मिलता है। ठीक है, तो जितने भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं उन सभी को खेलने का पूरा मौका दिया जाता है और टीम को हारने के बाद भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं किया जाता। तो ये सभी के सभी जो उसके लाभ हैं कि सबसे पहले आकर्षण बना रहता है दर्शकों का, दूसरा कि सभी टीमों को खेलने का पूरा मौका दिया जाता है, और तीसरा कि अगर टीम हार भी जाती है फिर भी उसको गेम से बाहर नहीं निकाला जाता। तो ये 3 पॉइंट हो गए हैं। अब हानि की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, धन की आवश्यकता अधिक होती है। अब आप लोग जानते हैं कि ये टूर्नामेंट जो होते हैं वो लंबे चलते हैं, तो लंबे चलने वाले टूर्नामेंट की ज़रूरत क्या होती है, धन की। तो इनमें धन की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा, इनमें परिणाम देर से आते हैं। अब आप जानते हैं कि सभी टीमें खेलेंगी, मान लीजिए 24 टीम है। ठीक है, अब 24 टीम है, 16 टीम है या 12 टीम है, जब वो सभी टीम एक साथ खेलेंगी, ठीक है, तो रिजल्ट आने में भी देरी होगी, इसी कारण परिणाम जो है इसमें देर से आते हैं। तीसरा, आप बता सकते हैं कि समय अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी टीमें खेलती हैं तो ऑब्वियस सी बात है समय तो लगेगा ही ज़्यादा। चौथा पॉइंट है कि खेल अधिकारी और खेल मैदान की अधिक आवश्यकता होती है। अब इतने बड़े लेवल पे जब इस टूर्नामेंट को आयोजित किया जाता है जहाँ पे इतनी सारी टीमें खेलती हैं, साथ ही साथ इतने सारे राउंड्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें खेल अधिकारियों की अधिक आवश्यकता होती है और साथ ही साथ एक बड़े मैदान की भी। तो ये सभी जो है उसकी हानियाँ हैं कि अधिक आवश्यक धन की आवश्यकता होती है, परिणाम जो है वो देर से आते हैं, समय अधिक लगता है और खेल अधिकारी और खेल मैदान की भी आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि किन्हीं 2 बृहद पोषक तत्वों का उल्लेख करें। आप जानते हैं ये चैप्टर नंबर 5 से है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी बैलेंस डाइट के बारे में, उसके बाद मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो ये क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 बृहद मतलब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, तो बृहद मतलब जिन ऐसे पोषक तत्व जिनको हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी को जिनकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए उनको नाम दे दिया गया बृहद पोषक तत्व, जो हम लेते भी बड़ी मात्रा में। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट सभी अनाजों में होता है, साबुत अनाज में होता है, आलू में होता है। अब जितने भी अनाज ग्रहण करते हैं दिन भर में, उन सभी में क्या होता है,
कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, चीनी में कार्बोहाइड्रेट होता है एक तरीके से। तो ये क्या है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। अब आपको क्या करना है, जो ये तत्व है उसके बारे में बताना है, उसके फंक्शंस बताने हैं। तो ये क्या, जो कार्बोहाइड्रेट है वो पेशी संकुचन के लिए प्रमुख ईंधन के रूप में कार्य करता है। जो आपका पेशी संकुचन होता है, मांसपेशीय संकुचन होता है, उसके लिए प्रमुख ईंधन के रूप में ये कार्य करता है। दूसरा, हमारे शरीर को ये ऊर्जा प्रदान करता है। आप अनाज बोलते हैं ना, आप जितना ज़्यादा मल्टीग्रेन लेंगे, आप जितना साबुत अनाज लेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके बॉडी में एनर्जी रहेगी और काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ी मात्रा में एक पोषक तत्व भी प्राप्त होंगे। तो ये हमें शारीरिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसी के साथ ये शरीर के वजन और शरीर के तापमान को भी बनाए रखने में हेल्प करता है, कि जो ये कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर के वजन को और शरीर के तापमान को बनाए रखने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा ना, इसलिए बोलते हैं कि आपको ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, आपको घर का बना हुआ एकदम पौष्टिक खाना खाना चाहिए, ताकि आपका जो वेट है वो बैलेंस्ड रहे। इसी के साथ आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी सामान्य रहे, वो भी संतुलित रहे। चौथा पॉइंट आप लोग बता सकते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न पाचन कार्यों के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ज़रूरी होता है। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं वसा के बारे में। आप जानते हैं जो वसा होता है वो हमारे बॉडी में, मतलब हमारे जितने भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसी के साथ हमें अलग अलग, जैसे आप देखते हैं जितने भी, चाहे मूंगफली हो गई या जितने भी तेलीय जो पदार्थ हैं, उनमें इसके ये एक बेस्ट सोर्स होता है। तो जो वसा होता है वो भी एक बृहद पोषक तत्व माना जाता है, क्योंकि आप पूरे दिन में, आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो वसा से निर्मित होती हैं। और वसा दो प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त वसा। आप जान चुके हैं ये बात, ठीक है। तो यह शरीर को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है। आप जानते हैं कि जो वसा होता है, जो फैट होता है, वो आपके शरीर को गर्मी और एनर्जी देता है। इसके अलावा शरीर को अत्यधिक ठंड और गर्म जलवायु में इससे बचाता है। आप सर्दियों में होता है ना, आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको ज़्यादा घी बटर खाना चाहिए, क्यों? ताकि वो आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज, मतलब आपकी बॉडी को चिकना रखे, आपकी बॉडी को अंदर से हीट दे, ताकि आप सर्दी से बच सकें। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि शरीर के तापमान के नियमन में मदद करता है, कि शरीर का जो तापमान होता है उसको नियंत्रित रखता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है कि शरीर के अंगों की रक्षा करने में भी ये मदद करता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको की पॉइंट्स याद रहे। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप लोग उन्हीं चीज़ों को यहाँ लिखें जो आपको याद हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, ठीक है, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए शारीरिक क्रियाओं के निर्धारण के लिए 3 रणनीतियों का उल्लेख करें। तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, जिसमें हमने स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स की बात की थी और उनसे संबंधित जितने भी कार्यक्रम थे, जैसे पैरालंपिक था, विशेष ओलंपिक था, डेफ ओलंपिक्स था, इनके बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने उसमें जाना था कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, शारीरिक गतिविधियों के लिए ऐसी कौन सी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ सके। अब आप जानते हैं रुचि, रुचि मतलब बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बच्चों को शारीरिक गतिविधियाँ कराई जानी चाहिए। क्षमता, बच्चों के अंदर क्षमता विकसित करने के लिए ऐसे हमें शारीरिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि उनकी जो क्षमता है, जो उनकी एबिलिटी है, वो डेवलप हो सके। उपकरण में संशोधन, आप जानते हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों से थोड़ा सा अलग होते हैं, इसीलिए हमें उनके लिए ऐसे उपकरणों की आवश्यकता होती है, या ऐसे उपकरण बनाने चाहिए जो उनके लिए, उनके द्वारा की गई जो शारीरिक गतिविधि है उसमें सहायक हो। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ की निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमेशा जब भी वो शारीरिक गतिविधि करें तो वहाँ पे मेडिकल जो स्टाफ है वो उनकी निगरानी में ही करें। इसके अलावा खेल नियमों में संशोधन, तो जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, आपने पढ़ा था ना कि पैरा ओलंपिक, डेफ ओलंपिक और विशेष ओलंपिक के नियम उन बच्चों के अनुकूल थे। जैसे डेफ ओलंपिक जो गेम थे उसके जो नियम थे वो उनके अकॉर्डिंग थे। तो जितने भी हमें खेल में नियम बनाए जाएँ वो सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएँ, ठीक है। तो खेल नियमों में सुधार करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी और रणनीतियाँ हैं जो आप लोग मुझे बता सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे 4 से 5 ही इंक्लूड किए, क्योंकि आप इनको भी एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि धनुषाकार टांगों के कारण और सुधारात्मक उपायों का उल्लेख करें। आप जानते हैं कि जो अलग अलग जो विकार होते हैं, जैसे विकार हो गया है या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, उन्हीं में आता है एक धनुषाकार टांगे। धनुषाकार जिसमें टांगे जो होती हैं वो धनुषाकार हो जाती है, मतलब मुड़ने खुल जाती है आगे की ओर। तो ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 से आया है।
ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसके कारणों का उल्लेख करते हैं कि धनुषाकार अगर टांगे हैं तो उसका क्या कारण है। सबसे पहला कारण है कि घुटनों के लेटरल लिगामेंट का मीडियल लिगामेंट की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाना। जो घुटने के लेटरल लेटरल जो लिगामेंट होते हैं उनका मीडियल लिगामेंट की अपेक्षा ज़्यादा वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि धनुषाकार टांगों में क्या होता है, आपके टांगों के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, आपके टांगों के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है। दूसरा, हड्डियों का और मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना। कई बार क्या होता है, आपकी हड्डी और आपकी जो मांसपेशियाँ जब वो कमज़ोर हो जाती हैं तब भी आपको धनुषाकार टांगे जो हैं वो देखने को कहीं ना कहीं किसी के पास मिलती हैं। इसी के लिए लंबे समय तथा सुखासन में बैठना। एक क्या है कि लंबे समय तक या सुखासन में बैठना भी आप देखते हैं ना, कई बार आप एक स्थान पे 2 से 3 4 5 घंटे बैठे रहते हैं। जब आप खड़े होते हैं तो आपके पैर में ना थोड़ा सा पेन होने लग जाता है, प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो कई बार ये कारण भी होता है आपके पैरों का धनुषाकार होना या फिर टेढ़े होना। तो कई बार आपने देखा भी होगा ना, बोलते हैं आपसे कि आप झुक के मत बैठिए। ठीक है, आप ज़्यादा देर तक झुक के काम करते हैं लैपटॉप पे तो आपका जो कंधा है या फिर जो आपकी बैकबोन है मतलब वो झुक जाती है। आपको आगे की ओर कुबड़ की समस्या झेलनी पड़ सकती है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे बैठने से उठने से अगर हमारा वो गलत होगा ना, तो उससे संबंधित भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला है कि लंबे समय तक सुखासन में बैठना। इसके अलावा गलत तरीक़ों से चलना। आप जानते हैं कई बार हम गलत तरीके से चलते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं, सोते उठते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें हमारी बॉडी पे ही पड़ता है। तो वो भी एक कारण है। इसके अलावा मोटापा। आपने देखा होगा ना, जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनको चलने में तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा शरीर का जो भार है वो उनके पैरों पे आ जाता है। इसी कारण उनके पैर जो होते हैं टेढ़े हो जाते हैं, धनुषाकार हो जाते हैं। मोटापा एक कारण है। या फिर बालक को समय से पहले खड़ा अथवा चलाना। कई बार होता है ना, बच्चों की एक एज होती है, जब वो छोटे जब चलना सीखते हैं तो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग मतलब धीरे धीरे उनमें विकास होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं, एनवायरनमेंट उनको ऐसा मिलता है कि उनको जल्दी चलना सिखा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है उनके पैरों में ना प्रॉब्लम होने लग जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि समय के साथ सभी चीज़ें ठीक रहती हैं। जैसे जैसे वो विकास करेगा, उसकी जो एबिलिटी है वो उसमें डेवलप होगी, उसकी मांसपेशियाँ विकसित होंगी, तभी वो अच्छे से चल पाएगा। अगर आप समय से पहले उसको चलना सिखाएंगे तो क्या होगा, उसको प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से आप लोग कारणों का उल्लेख कर सकते हैं। आप बात करते हैं सुधारात्मक उपायों की, कि हम किस प्रकार से जो धनुषाकार टांगे हैं उनको हम सुधार सकते हैं। तो सबसे पहला है वॉकिंग कैलिपर्स का इस्तेमाल करके। तो आप जानते हैं वॉकिंग के जो कैलिपर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी टांगों में सुधार कर सकते हैं। घुटनों की मालिश कर सकते हैं। जिन बच्चों की अगर प्रॉब्लम है तो वो रेगुलर मालिश कर सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ सकता है आपके पैरों पे। इसके अलावा घुटनों के आसपास की जो मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने वाले हम व्यायाम कर सकते हैं, जैसे लेग एक्सटेंशन करना। लेग्स एक्सटेंशन मतलब लेग के जो बीच में उनका विस्तार करना। उसके बाद है कि योग पट्टियों। आप जानते हैं कि योग पट्टियों की सहायता से दोनों पैरों को सीधा करके बांधें और फिर गो आसन की स्थिति को बनाएं। तो आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे आसन्स भी हैं जो आपकी ये प्रॉब्लम है यानी कि धनुषाकार टांगे उससे बचाते हैं। तो इसमें बताया कि जो योग पट्टी होती है, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने पैरों पे बांध लेना है, फिर आपको गौ आसन की स्थिति में आना है। नेक्स्ट है कि पिलेटिस व्यायाम करना चाहिए, जैसे कि रोल अप बेलरिन आर्म। तो एक व्यायाम होता है जिसे पिलेटिस व्यायाम बोलते हैं। तो इसके माध्यम से भी आप अपने धनुषाकार टांगों को सुधार सकते हैं, या गरुड़ आसन के माध्यम से। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर बात आती है धनुषाकार टांगों से संबंधित कि धनुषाकार टांगों के लिए कौन सा आसन जो है वो बेस्ट माना जाता है, तो आपको पता है गरुड़ आसन, गरुड़ आसन और गौमुख आसन। ठीक है, फिर है अर्ध मत्स्येंद्रासन भी करके हम अपने धनुषाकार टांगों में सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी सुधारात्मक उपाय हैं, जिनको आप अपने जब आंसर नोट डाउन करें, आप जब याद करें, तो इस प्रकार से की पॉइंट्स में बना सकते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आसन को परिभाषित करते हुए बताइए कि आसन किस प्रकार जीवन शैली संबंधी रोगों से बचाव करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप डायरेक्टली देखिए इसमें आपको इम्पोर्टेंस पूछ रहे हैं आज की जो आसन है उसकी हमारे दैनिक जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप जानते हैं आसन, आसन मतलब हमने बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे डिस्कशन की थी अपने लेक्चर में। आसन आप जानते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम, मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें आप सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आप ये कोटेशन अगर देते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम,
एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। और ये बहुत योग के लिए जब भी आप आसन के संदर्भ में लिख रहे हैं तो आपको ये इंक्लूड करना ही बनता है। आपको 3 शब्द याद रखने हैं, स्थिरम, सुखम, आसनम। ठीक है, तो स्थिरम सुखम आसनम क्या कहता है कि सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को हम आसन कहते हैं। सुखपूर्वक मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें आप सुखपूर्वक बैठते हैं, जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। कई बार होता है ना कि आप एक आसन में एक लंबे समय तक बैठ सकते हैं, और कई बार होता है कि आप 15-20 मिनट में किसी आसन में बैठते हैं तो आपको कठिनाई होने लग जाती है, आपको असुविधा होने लग जाती है। तो आपको याद रखना है कि पतंजलि के अनुसार स्थिरम सुखम आसनम अर्थात सुखपूर्वक बैठने की जो स्थिति होती है उसे हम आसन कहते हैं। अब आप इसमें फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि आसन किस प्रकार आपको जीवन शैली संबंधी से रोगों से बचाव में हेल्प करता है। तो आप जानते हैं कि जितने अच्छे तरीके से आप बैठेंगे, ठीक है, आप कई बार क्या होता है कि हम गलत तरीके से बैठ जाते हैं अभी, और गलत तरीके से बैठने का जो परिणाम वो हमारी बॉडी पे पड़ता है। कई बार हमें धनुषाकार टांगे झेलनी पड़ती हैं, आगे की ओर कुबड़ देखना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो विकार है वो हमें ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहा है कि स्थिरम सुखम आसनम, कि आपको सही से बैठना चाहिए जिसमें आपकी बॉडी जो है वो इक्वल रहे, आपके सभी ऑर्गन्स ठीक रहें, आपके सभी पार्ट्स ठीक रहें, और आप लंबे समय तक उस आसन में बैठ सकें। तो सबसे पहला आप लोग बोल सकते हैं कि शरीर में दृढ़ता लाता है और लचीला बनाता है। आसन जो है वो आपके बॉडी में दृढ़ता लाता है, इसके अलावा आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। आप जानते हैं, चाहे आसन हम इसकी बात करें या फिर हम अलग अलग आसनों की बात करें, दोनों का ही आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और आप जानते भी हैं कि आसन जो है वो क्या करते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी आपको बचाते हैं। तो आप जो आसन्स होते हैं वो आपकी बॉडी में दृढ़ता लाते हैं और आपकी बॉडी को लचीला बनाते हैं। इसी के साथ नाड़ियाँ, ग्रंथियाँ, मांसपेशियाँ, ठीक है, पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर आप डेली आप एक अच्छे आसन में बैठ रहे हैं, आप डेली आसन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी जो नाड़ियाँ हैं, नाड़ियाँ मतलब जो आपकी रक्त वाहिकाएँ हैं, आपकी जो ग्रंथियाँ हैं, आपकी जो मांसपेशियाँ हैं, उन पे प्रभाव पड़ता है, वो सुचारू रूप से काम करती हैं और आप एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। फिर है कि शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। आपने देखा होगा जो लोग अच्छे आसन में बैठते हैं, जो लोग प्रत्येक आसन करते हैं और योग करते हैं, वो उनका जो शरीर होता है, उनके शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण का मतलब होता है प्रत्येक अंग का, प्रत्येक आपकी जो भी मुद्राएं हैं, सॉरी, जो भी आपके पार्ट हैं उनका। कई बार देखा होगा कुछ लोग बहुत छोटे रह जाते हैं, कुछ लोग तो, कई बार ये तो हार्मोन्स के कारण होता है या जेनेटिक प्रॉब्लम तो होती है, बट आसन के माध्यम से भी जिन बच्चों की भी अगर हाइट कम है या छोटी है, या जो भी उनको अगर इस तरीके से प्रॉब्लम है या स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो वो बच्चे तो डेफिनेटली योग को शुरू करें, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जो बेशक आपको कुछ समय के लिए थोड़ा कठिनाई तो होगी करने में, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बेशक ध्यान रखना है। इसके अलावा सहनशीलता आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आप जानते हैं अगर आप योग करते हैं तो आपके अंदर सहनशीलता का गुण डेवलप होता है। ठीक है, आप आत्मविश्वास से युक्त रहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर है कि नकारात्मक विचारों के स्थान पे आपके अंदर सकारात्मक विचार आते हैं और एकाग्रता बढ़ती है। ये सभी के सभी जो हैं हमारे डेली लाइफ में उसके बेनिफिट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा और भी आप बेनिफिट्स बता सकते हैं कि रोगों से उपचार में सहायता करता है, हमें मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संतुलित आहार को परिभाषित करते हुए बृहद पोषक तत्वों को सूचीबद्ध करें। आपको बताना है कि संतुलित आहार होता क्या है, संतुलित आहार, उसके बाद आपको जो बृहद पोषक तत्व हैं उनको सूचीबद्ध करना है, उनको लिखना है, और उसके बाद हर एक तत्व को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले समझिए कि संतुलित आहार या बैलेंस डाइट होती क्या है। देखिए, बैलेंस नाम से समझ में आ रहा है संतुलित, जिसमें सभी पोषक तत्व जो हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जल, ये सभी जो है वो उचित मात्रा में हो। उचित मात्रा का मतलब होता है कि जिसको जितना होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप, उचित मात्रा का मतलब है कि जिसको जितना होना चाहिए। अगर आपको डेली बेस पे प्रोटीन आपको अगर मान लीजिए 50 ग्राम 100 ग्राम लेना है तो वो उसमें हो, विटामिन आपको लेना ही लेना है, इसके अलावा वसा से युक्त कुछ चीज़ लेनी है, कार्बोहाइड्रेट लेना है आपको, जल, खनिज, लवण, ये सारी चीज़ें लेनी है, तो ये आपकी प्लेट में उचित मात्रा में उपस्थित होने चाहिए।
ठीक है। और जब आप संतुलित आहार को लेते हैं तो आप जानते हैं आप अपने दैनिक कार्यों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में फुल एनर्जी होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब पूरी एक सही से डाइट नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, हम किसी काम को सही से कर नहीं सकते। तो कारण ही यही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमें तभी मिलेगी जब हम अच्छा भोजन करेंगे, हम एक पौष्टिक भोजन लेंगे। तो पौष्टिक भोजन से या संतुलित आहार से हम अपने दैनिक कार्य को पूरा करते हैं। और दैनिक कार्य को पूरा करने से क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बरकरार रहता है, ठीक रहता है, जो कि लंबे समय तक हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर उसके बाद बोल सकते हैं आप लोग बृहद पोषक तत्व बताएं। तो बृहद मतलब जो मैक्रो है, ठीक है। तो मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आप जानते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स या ऐसे पोषक तत्व जिनकी मतलब हमारी बॉडी में जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी। अब क्या है कि कुछ ऐसे पोषक तत्व भी हैं जैसे विटामिन और जो खनिज हैं, तो वो क्या है, वो सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं और हर एक को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको एक 24 टीम का नॉकआउट फिक्सचर रेडी करना है। अब नॉकआउट फिक्सचर की प्रोसेस एक बार हम देख लेते हैं, सॉरी की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले क्या करना है आपको, कुल टीम आपको पहले निकालना है कि मैचों की संख्या कितनी है। तो मैचों की संख्या के लिए आपको क्या करना है कि टीम की संख्या है हमारे पास 24, टीम की संख्या -1, तो 24 - 1 इज इक्वल टू 23। तो हमारे पास कुल मैच कितने हो गए, 23। अगर आता है क्वेश्चन 1 मार्क्स में कि मैचों की संख्या, मान लीजिए 24 अगर टीम है या 16 टीम है या 15 टीम है, तो मैचों की संख्या कितनी होगी। तो आप जानते हैं नॉकआउट में मैचों की संख्या निकालना बहुत ईजी है। आपको कुछ नहीं करना है, टीम की संख्या -1। मान लीजिए अगर 16 है तो आपको करना है 16 - 1 इज इक्वल टू 15। तो 15 मैच होंगे अगर 16 की बात होगी। तो हमेशा एक कमी होता है नॉकआउट में, इतना याद रखना तुम लोग। अगर एक सिंपल सा अगर नहीं याद आ रहा है उस समय फॉर्मूला, कि जब भी नॉकआउट में बात आ रही है और नॉकआउट में वो टीम की बात कर रहे हैं कि कितने टीम है और कितने मैच खेले जाएंगे, अगर मैच की बात आ रही है कि मैच कितने खेले जाएंगे, तो याद रखना जितनी भी टीम होंगी उससे हमेशा एक कम कर दो। 24 है तो 23, 16 है तो 15, 12 है तो 11, 10 है तो 9, 8 है तो 7। इस प्रकार से क्या करना है आपको, टीमों की संख्या जो है उसे एक कम लेना है, वो हो जाएगी मैच की संख्या। तो मैच की संख्या कितनी आ गई, 23। अब हमें क्या करना है कि कुल चक्र मतलब राउंड देखना है। तो हम क्या करेंगे इसमें 5 चक्र, क्योंकि आप देख रहे हैं 23 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो गेम है वो 5 राउंड में खेला जाएगा। तो राउंड हो गए आपके 5 राउंड। अब हम टीमों को डिवाइड करते हैं अपर हाफ में और लोअर हाफ में। तो अपर हाफ में टीम डिवाइड करने का जो फॉर्मूला है वो है टीमों की संख्या, ठीक है, बराबर में कुल टीमों की संख्या अपॉन में 2। तो कुल टीमों की संख्या कितनी है हमारे पास, 24 अपॉन में 2। तो अपर हाफ और लोअर हाफ में 12-12 टीमें आएंगी, ठीक है। याद रखिए जब भी इवन की बात आ रही है तो इवन में हमेशा इक्वल ही रहती है। तो 12 ऊपर और 12 नीचे। इसी प्रकार से अगर 26 होगा, 20 होगा, 16 होता है, तो ईजीली आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 12 अपर हाफ में होंगी और 12 लोअर हाफ में। तो इतना समझ में आ गया। अब अगले प्रोसेस पे चलते हैं। देखिए अब आपने देखा कि जो टीमें हैं वो 16 से ज़्यादा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्वार्टर में बांटना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्वार्टर में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को 24 से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा 26। तो सबसे पहले क्वार्टर में टीमों की संख्या होगी 6, दूसरे क्वार्टर में भी टीमों की संख्या होगी 6, और तीसरे क्वार्टर में भी टीमों की संख्या होगी 6, और फोर्थ जो क्वार्टर होगा उसमें टीमों की संख्या होगी 6। तो हर एक क्वार्टर में आपको 6-6 टीम करनी है। हो गया। अब अगला जो स्टेप है वो है बाई का। आप जानते हैं कि बाई भी है, तो बाई को क्या करना है कि कुल बाई। अब आप जानते हैं कि बाई की संख्या हम कैसे निकालते हैं कि टोटल बाई इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस में टीमों की संख्या। तो 2 की अलगी पावर मतलब 32 माइनस में 24 टीम है, और 2 की पावर मतलब हमें 24 से बड़ा ही लेना है। तो जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इस तरीके से, तो क्या होगा 32 आ जाएगा। और 32 जो है 32 में से हम जब 24 को माइनस करेंगे तो आता है 8। तो कुल हमें 8 बाई देनी है। अब आपकी बाई भी निकल के आ चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं बाई को कि अपर हाफ में हमें कितनी बाई देनी है और लोअर हाफ में कितनी बाई देनी है। तो जब आपका टोटल आया है बाई 8,
तो आप सिंपली याद रखिए कि अपर हाफ में भी आपको 4 देनी है और लोअर हाफ में भी आपको 4 देनी है। तो बाई का फॉर्मूला होता है कि टोटल बाई अपॉन में 2, यानी कि टोटल बाई कितनी है आपके पास 8 और अपॉन में 2, तो डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी लोअर हाफ और अपर हाफ में जो बाई की संख्या हो जाएगी वो रहेगी 4। ठीक है, 4 4। अब आपको सिंपली आपको ड्रॉ कर लेना है। सबसे इजी नॉकआउट है फिक्सचर का, मतलब नॉकआउट फिक्सचर सबसे ज़्यादा इजी है। इसमें आपको जितनी बाई याद रखना है, आपको सबसे पहले इस तरीके से करना है, नंबरिंग लिखनी है कि 24 टीमें हैं। फिर एक दूसरे को करते करते आपको कितनी बाई देनी है इस चीज़ से याद रखिएगा, और करते करते आपको कुल 5 राउंड बनाने हैं। तो 1 2 3 4 और ये होगा लास्ट आपका 5। इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो नॉकआउट फिक्सचर है वो ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है, आप एक बार ड्रॉ करके इसको देख लेना, मतलब सिर्फ ड्रॉ करना बाकी है। जो मैंने आपको रफली बता दिया था, आप एक बार अपनी नोटबुक पे ज़रूर करना इसे। तो ये क्वेश्चन भी होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभों का वर्णन करें। कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए शारीरिक क्रियाओं के क्या लाभ हैं। पहला लाभ है कि शारीरिक सुधार। शारीरिक सुधार मतलब जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो एकाग्रता में सुधार लाती हैं, लचक में सुधार करती हैं, शक्ति में सुधार करती हैं। इसके अलावा हमारी जो उनकी सहनशीलता होती है उसमें सुधार करती है। तो सुधार से मतलब है कि जितनी भी प्रॉब्लम उनकी होती है, ठीक है, अगर वो शारीरिक गतिविधियां करते हैं तो शरीर से संबंधित उनकी जो भी प्रॉब्लम है, एकाग्रता में, लचक में, शक्ति में, सहनशीलता में, मोटे से संबंधित, हृदय संबंधित, उन सभी में सुधार होता है। क्योंकि आप भी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जब फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं तो आप जानते हैं कि उससे हमारी बॉडी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम कोई प्रॉब्लम से जूझ निकल मतलब वो हो रहे हैं तो उस पर भी उसका एक सुधारात्मक उपाय जो है वो उसमें काम करता है। फिर है दूसरा, मानसिक सुधार। देखिए, मनोदशा में सुधार, सुयोग्यता में सुधार, अवसाद, चिंता के स्तर में कमी आती है। जब भी जो स्पेशल नीड्स वाले, आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब भी आप शारीरिक क्रियाएं करते हैं, आप कोई गेम खेलने जाते हैं, आप कोई ना कुछ वो कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी स्ट्रेस जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें सुधार आता है, बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, यानी कि मानसिक सुधार, इसके अलावा शारीरिक सुधार। तीसरा बोल सकते हैं आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। क्यों? जब वो शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे, मानसिक रूप से ठीक रहेंगे, तो उनका जो आत्मसम्मान है वो बढ़ जाएगा। और इसके साथ क्या होगा, उनका आत्मसम्मान, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और बहुत अच्छे से वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। इसी के अलावा उनका व्यक्तित्व अच्छा होता है, क्योंकि जब उनको स्ट्रेस नहीं होगा, उनके अंदर आत्मसम्मान होगा, तो उनके व्यक्तित्व का भी विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। जब वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे क्या होगा, वो अलग अलग बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे और उस दौरान उसका जो सामाजिक लाभ, सामाजिक जो विकास है वो उन्हें प्राप्त होगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। तो ये सभी के सभी जो बेनिफिट्स हैं या जो लाभ हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्राप्त होंगे अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कि भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों का वर्गीकरण करते हुए उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो अब बात आ गई है सूक्ष्म पोषक तत्वों की, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? ऐसे पोषक तत्व जिनका हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी को जिनकी कम आवश्यकता होती है, ठीक है, सूक्ष्म कम आवश्यकता होती है, इसलिए उनको नाम दिया गया है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे जो पोषक तत्व हैं वो आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, आयोडीन, ये सभी के सभी जो पोषक तत्व हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती। अगर आप थोड़ा भी आयरन ले लेंगे, कैल्शियम ले लेंगे, फॉस्फोरस ले लेंगे, सोडियम ले लेंगे, तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करने लग जाएगी। पर कम से मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं लेंगे, आपको लेना है। आपको अपनी डेली जो डाइट है उसमें आपको सभी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी डाइट लेनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, आपका विकास होता है, आपके ऑर्गन्स में आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इंटरनली भी आपको प्रोटेक्ट करता है जो आपका संतुलित आहार होता है। तो ये कैल्शियम, आयरन तो बहुत ज़रूरी रहता है। आप जानते हैं कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे दांतों का निर्माण करता है। आयरन जो होता है वो हमारे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। फॉस्फोरस जो होता है वो हमारे दांतों को मजबूत करता है और हड्डियों को भी ये मजबूत करता है। इसी प्रकार से जो सोडियम है वो हमारे तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। और जो आयोडीन होता है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें एक ग्वाइटर रोग जो होता है उससे दूर रखता है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व है और उनके कार्य।
तो अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12 कि मधुमेह से संबंधित आसन। हमने पहला भी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने इसी सीरीज़ में डिस्कस किया था, लेकिन वो सिर्फ 2 आसन थे। इसमें ये जो क्वेश्चन है वो है मधुमेह से संबंधित आसनों का बताइए। तो मधुमेह से संबंधित आसन है पवन मुक्तासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, गौमुखासन, योग मुद्रा और कपाल भाती। तो ये 6 के 6 जो आसन हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे थे। ये 6 आसन जो हैं वो मधुमेह से संबंधित है, यानी कि इनको करने के पश्चात आपका जो मधुमेह है, आपकी जो डायबिटीज़ लेवल है वो कम होगा और आप उसमें सुधार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप से बचाव और नियंत्रण के लिए लाभदायक आसन है ताड़ासन, कटिक चक्रासन, अर्धहलासन, मत्स्यांद्रासन, गौमुखासन, वक्रासन। ये सभी के सभी जो आसन है वो आपके हाइपरटेंशन जो है उसको रोकने में मदद करते हैं। अगर आप प्रतिदिन इन आसनों को करते हैं तो आपका जो हाइपरटेंशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उसका जो लेवल होता है, और आपके आपका जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं हमने सभी चैप्टर्स के हर एक 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और जो कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर इसमें से सभी क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेना उनको, क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन अगले पेपर में पूछे जाने वाला है। तो आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम देना। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, डिस्कस कर लेना है एक बार, और एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा भी कि आपका पेपर कैसा गया, क्योंकि हम सभी आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एफर्ट्स कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा खुद का भी एग्ज़ाम है, और उसके बावजूद भी हम आपको मतलब हर कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी हमें बताइए कि आपका पेपर कैसा जा रहा है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।